नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मिड डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनवाई। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग यूपी में योगी रिलीज किया है और यूपी सरकार के 5 साल के कामकाज को भी प्रस्तुत करती एक फिल्म दिखाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीते 5 साल में यूपी ने क्या कुछ मील के पत्थर गड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। सेकेंड वेव को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद थर्ड वेव को भी आज हम लोग पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। थर्ड वेव में हमारे यहां 17 जनवरी को 1,06,616 एक्टिव केस थे 17 जनवरी को, और आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी को एक्टिव केस की संख्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वह मात्र 41,471 है। आप देख सकते हैं कि पिछले यानी 60,000 से अधिक मामले कम हुए हैं पिछले 15 दिन के अंदर। देश के अंदर सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जब देश की प्रतिष्ठित संस्था ने इस सीएमआई ने जब उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 16-17 में जो लगभग 18% था, आज वह 3% पर आया है। यह किसी भी राज्य के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है। मित्रों, इसमें बहुत कुछ सरकार ने इन 5 वर्षों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है यहीं पे संतुष्ट करने वाली नहीं। वहीं कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज दादरी पहुंची। दादरी में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। प्रियंका ने दादरी तहसील से दादरी तिराहे तक बिना अनुमति के रोड शो किया, जिसके बाद वो बुलंदशहर के लिए रवाना हुई। कांग्रेस ने ज्यादातर महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। प्रियंका की तरफ से कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं वाला पत्रक भी बांटा जा रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र और शक्ति विधान में किए गए वादों का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को पत्र भेज रहे हैं। पोस्ट कार्ड के आकार वाले गुलाबी रंग के इस पत्रक को शक्ति संवाद का नाम दिया गया। और इस सर्द भरे मौसम में यूपी की सियासत काफी गर्म है। यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी बयानबाजियों का दौर बेहद तीखा होता जा रहा है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि सीएम योगी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सपा की तरफ से चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया है उसमें लिखा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मर्यादित, संयम और भद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई औचित्य नहीं है। सपा ने शिकायत की सीएम योगी ने अभी आगरा में 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलने की धमकी दी है। इसके अलावा वो लगातार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को गुंडा, मवाली और माफिया बता रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में लोगों से संवाद किया। केजरीवाल ने जनता से आपको वोट देने की अपील की है। उन्होंने गोवा के लोगों से फ्री बिजली और फ्री पानी का वायदा किया। सीएम केजरीवाल ने गोवा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अगर इस बार गोवा की सत्ता में आएगी तो 5 साल में सभी को कम से कम 10 लाख का फायदा मुहैया कराया जाएगा। मैं सबसे अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हर परिवार को 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फायदा होगा। कैसे? हम आपकी बिजली फ्री करेंगे, हम आपका पानी फ्री करेंगे, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल बना के अच्छी से अच्छी शिक्षा फ्री में देंगे, हर परिवार को पूरा मेडिकल बेनिफिट्स फ्री में मिलेंगे, सारा इलाज फ्री में होगा।
आप हर बेरोजगार को 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और हर महिला को 1,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ये सारा मिला के अगर कैलकुलेट करें तो 2 लाख रुपए साल के बनते हैं और 5 साल में 10 लाख रुपए तक का हर परिवार को फायदा होगा। इसीलिए फिर से मैं अपील करूंगा सभी कांग्रेस के, बीजेपी के, सभी पार्टियों के वोटर्स, सपोर्टर्स से कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी में रहिए। मैं छोड़ने को नहीं कह रहा। एक बार इस बार सब लोग मिलके झाड़ू का। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी सदन में बोलते हैं तो बीजेपी उन पर काफी हमलावर होती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा। महत्वपूर्ण संस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता से माफी मांगने की भी मांग की है। I personally don't take Rahul Gandhi seriously and his thinking, his senseless remarks all the time. But because he is a leader of his political party and he has spoken these words on the floor of the House, I have to take note of these very, very serious charges he has leveled against the constitutional authorities. So there is no way out he will escape. He has to come before the House and he has to tender unconditional apology to the Supreme Court, to all the courts of India and to the Election Commission of India. People of India may have problems, but everybody has faith in judiciary. And to accuse and to abuse Indian judiciary from the floor of the Parliament House, it is beyond my words of condemnation. So Mr. Rahul Gandhi should immediately tender an unconditional apology before the people of India and to the Indian judiciary and the Election Commission. राहुल गांधी जब भी सदन में बोलते हैं, जैसा कि हमने कई बार देखा कि उनकी बातों पर विवाद हो जाता है और ऐसा एक बार फिर से हुआ है। कांग्रेस नेता को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा किरेन रिजिजू ने कहा है। केंद्रीय कानून मंत्री लोकसभा में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा। कहा कि महत्वपूर्ण संस्थाओं पर सवाल जो उठाए हैं राहुल गांधी ने, उन पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो कानून मंत्री के इस बयान पर अधीर रंजन चौधरी का भी पलटवार सामने आया है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी में अब खलबली मची हुई है। विपक्ष को सदन में चर्चा का अधिकार है, ये राहुल गांधी का कहना है। और उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सदन में विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जाता, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और इसी के साथ पेगासस का मुद्दा सिर्फ न्याय का मुद्दा नहीं है, ये भी तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच राहुल गांधी के इस बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं, वो बरसते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बात, जिस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से की गई है, कांग्रेस नेता को इसके चलते माफी मांगनी चाहिए। एक बार फिर आपको सुनाते हैं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा। He is a leader of his political party and he has spoken these words on the floor of the House. I have to take note of these very, very serious charges he has leveled against the constitutional authorities. So there is no way out he will escape. He has to come before the House and he has to tender unconditional apology to the Supreme Court, to all the courts of India and to the Election Commission of India. People of India may have problems, but everybody has faith in judiciary. And to accuse and to abuse Indian judiciary from the floor of the Parliament House, it is beyond my words of condemnation. So Mr. Rahul Gandhi should immediately tender an unconditional apology before the people of India. और कह सकते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी सदन में बोलते हैं, बीजेपी उन पर काफी हमलावर होती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में न्यायपालिका निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा। किस तरह से क्या कुछ उन्होंने कहा है राहुल गांधी को, वो भी आपको सुनवाया हमने, और उन्होंने माफी मांगने तक की बात कह दी है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किरेन रिजिजू का कहना है कि इस तरह की बातें सदन में करना सही नहीं है और इसी के आधार पर राहुल गांधी को माफी भी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि
इस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि राहुल गांधी, जिनका ये कहना है कि विपक्ष को अमूमन सदन में बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, बहुत बार ऐसा होता है कि सदन में उन्हें बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए समय नहीं दिया जाता और ऐसे में वो अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाते। और आपको बता दें कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है उसे लेकर किरेन रिजिजू अपनी बात रखते नजर आए और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने भी क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। एहसास की मुद्दा सिर्फ जुडिशियरी की मुद्दा नहीं है, देश की मुद्दा है और हमारी सदन के अंदर हम ये चर्चा करने के अधिकार है। सदन के अंदर हमारा जो प्रिविलेज मिलता है, जो इम्यूनिटी मिलता है, उसमें हमारे चर्चा करने के अधिकार है। सदन के अंदर हमारे जुडिशियरी की कोई हस्तक्षेप नहीं चलते और जहां सारे देश के ऊपर खुफिया तंत्र लागू होते हैं तो हम सदन में ना कहूं तो बाहर कहां कहेंगे। हमारा ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो द इंफॉर्मेशन, ये भी फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। शायद हमारा कानून मंत्री की इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी आज जो भाषण दिए हैं, बीजेपी की खलबली मच गई है। राहुल गांधी जी की भाषण से सारे बीजेपी पार्टी के अंदर खलबली मच गई है, इसलिए खलबली से बचने के लिए नया नया उपाय ढूंढ रहे हैं। नहीं तो इस तरीके की मतलब फिजूल बातें कम से कम कानून मंत्री होते हुए ना करना चाहिए था। इसको ये उनको शोभा नहीं देते। एहसास की तो राहुल गांधी के बयान के बाद कह सकते हैं कि बीजेपी में भी खलबली मची हुई है और इसी को देखते हुए ये बात तमाम लोगों की तरफ से भी कही जा रही है। लेकिन किरेन रिजिजू का कहना है कि जिस तरह से ये टिप्पणी की गई है वो सही नहीं है और ऐसे में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो ये कहते भी नजर आए कि बहुत बार ऐसा होता है कि सदन में हमें अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया जाता कि हम अपनी बात को खुल के रख पाए सामने, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम हर लिहाज से जो भी हमें सही लगेगा, जो भी हमें गलत लगेगा, उस पर हम अपनी राय खुलकर रखेंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से हमने आपको सुनवाया, भी केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू चाहते हैं कि अपनी इस टिप्पणी पर अब राहुल गांधी माफी मांगे। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना के मामलों में बुधवार की तुलना में काफी ज्यादा उछाल आया है। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1008 लोगों की मौत हुई है। बुधवार की तुलना में कोरोना के मामलों में 6.8% का उछाल आया है और देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,33,921 हो गई है। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,98,983 हो गई है और कोरोना के मामलों के बीच जो चिंता का सबब बना हुआ है, देश में लगातार चौथे दिन 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना से हो रही मौत ने चिंता बढ़ा दी है। एफएम न्यूज आप सभी लोगों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर सभी नियमों का सख्ती से पालन करें, कोरोना को लेकर कोताही ना बरतें और जो बेसिक हम अभी तक नियम फॉलो करते आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो, 2 गज दूरी हो या फिर मास्क लगाना हो, तो इन तमाम चीजों का आपको पालन करना होगा। इससे हम कोरोना की इस जंग को जीत सकते हैं और सबसे बड़ा जो हथियार है इसमें वो है वैक्सीनेशन। आपका फुली वैक्सीनेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बढ़ते आगे, ड्रैगन के झूठ की पोल एक बार फिर से खुल गई है। गलवान घाटी में भारत के साथ झड़प के दौरान चीन ने दुनिया से झूठ बोला था कि चीन ने अपने सैनिकों के नुकसान को कम करके बताया था। एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्लैक्सन का दावा है कि गलवान में झड़प के दौरान आधिकारिक संख्या में कई गुना ज्यादा चीनी जवान मारे गए थे। नई रिसर्च में पता चला कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान घाटी में जंग के दौरान कम से कम 9 गुना ज्यादा सैनिकों को खो दिया, लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पर इस नुकसान को काफी कम करके बताया था। ऑस्ट्रेलियाई अखबार एक लेख के मुताबिक चीन के कम से कम 38 सैनिक अंधेरे में तेज बहने वाली नदी को पार करते वक्त डूब गए थे। अखबार ने 1 साल की लंबी जांच के बाद सोशल मीडिया शोधकर्ताओं के एक समूह की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट का हवाला दिया है। खोजी अखबार का कहना है कि चीन ने जिन 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की, उनमें से सिर्फ एक जूनियर सार्जेंट वांग जुआरान के डूबने की सूचना है। रिपोर्ट में कहा गया कि उस रात वांग के साथ कम से कम 38 पीएलए सैनिक डूबकर मरे थे। चीनी सैनिकों की ज्यादा संख्या में हताहत होने को लेकर रिपोर्ट में मुख्य भूमि चीनी ब्लॉगर्स के साथ चर्चा, कुछ चीनी नागरिकों से मिली जानकारी और मीडिया रिपोर्ट से जुड़ी 1 साल की लंबी जांच का हवाला दिया गया। इस रिपोर्ट से एक तरफ चीन के झूठ की पोल खुलती है तो वहीं दूसरी तरफ यह भी पता चलता है कि चीन अपने नागरिकों का कितना सम्मान करता है। बताते चले कि 15 जून 2020 को गलवान में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी।
4 दशक में पहली बार दोनों देश इस तरह से आमने सामने आए थे। चीन गलवान हिंसा में मारे गए सैनिकों की संख्या छिपाता रहा, जिस झूठ का अब पर्दाफाश हो चुका है। भारतीय U19 क्रिकेट टीम, अंडर 19 क्रिकेट टीम लगातार चौथी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। एंटीगुआ के कूलिंग क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही 5 फरवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 290 रन बनाए थे और इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 194 रनों पर ढेर हो गई। भारत के लिए बल्लेबाजी में कप्तान यश धूल ने सबसे ज्यादा करीब 110 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 1 छक्का निकला। गेंदबाजी में विकी ओसवाल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भारत के साथ संबंधों में आने वाली बाधाओं के बारे में बात करते हुए नजर आए हैं। हाल ही में उन्होंने कनेक्टिविटी और जियो इकोनॉमिक्स पर केंद्रित अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पड़ोस में प्रतिगामी और खतरनाक विचारधारा के बारे में बात करती है, जिससे हिंसक संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। बताते चले कि इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से साक्षात्कार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहला सवाल पूछा गया कि आप भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अफगानिस्तान से निकलने वाली अस्थिरता को पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में नहीं देखते? इसके जवाब में उन्होंने कहा, सवाल बहुत काला और सफेद है। एनएसपी या कोई भी एनएसपी दस्तावेज मूल रूप से एक आशय का बयान है। आप एनएसपी के बाहर होने से 2 महीने पहले मेरे पड़ोस में क्या हुआ था इसके बारे में बात कर रहे हैं। एनएसपी 1 साल लंबी प्रक्रिया है। भारत दुर्भाग्य से पाकिस्तान के लिए वास्तविक खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान भारत के साथ शांति से रहना चाहता है, लेकिन दुखद वास्तविकता यह है कि भारत अब ऐसी स्थिति में है जहां भारत सरकार की प्रचलित विचारधारा, अगर मैं ऐसा कहूं, ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमारे साथ बातचीत तर्क संगत नहीं है। इसे लेकर हमने कई बार या बार बार कहा कि गेंद भारत के पाले में है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अनुकूल माहौल भारत से आना चाहिए। और यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण की आशंका के बीच नाटो के पूर्वी हिस्से पर अपने सहयोगियों के प्रति अमेरिकी कटिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते करीब 2000 सैनिकों को पोलैंड और जर्मनी भेज रहे हैं और जर्मनी से 1000 सैनिक रोमानिया पहुंचे। पेंटागन ने बुधवार को यह जानकारी दी। रूस ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया भी जाहिर की है और कहा कि इन तैनातियों का कोई आधार नहीं है और ये विध्वंसकारी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बातचीत की है कि दोनों सरकार की तरफ से जारी बयानों के मुताबिक उनके बीच बातचीत से कोई भी बात नहीं बनी। पुतिन कह रहे हैं कि पश्चिमी देश रूस की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि जॉनसन ने यूक्रेन की सीमा पर रूस के शत्रुतापूर्ण गतिविधि को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि जल्द ही की जाने वाली अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती का मकसद अमेरिका और संबंधित सहयोगियों के रक्षात्मक ठिकानों का अस्थायी रूप से मनोबल बढ़ाना है और अमेरिकी सैन्य बल यूक्रेन में दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, यह स्थायी कदम नहीं है। अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। देर रात से ही दिल्ली एनसीआर में हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि 20 से 30 किलोमीटर की हवा की रफ्तार के साथ हल्की बारिश दिल्ली और एनसीआर यानी हिंडन एयरफोर्स, लोनी देहात, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंदिरापुरम, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि गुरुवार को दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से राजधानी में दिन के समय ठंड और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिन के समय घने बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलती रहेंगी। दिल्ली में आज के दिन
जो घने बादल हैं वो भी छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है दिल्ली में, तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रह सकता है। कल भी दिल्ली में हल्की बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री गिरावट की संभावना है और शुक्रवार यानी 5 फरवरी से मौसम साफ होते हुए दिखेगा और धूप भी खिल सकती है। मिड डे न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।